सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की डायरेक्शन को 180 डिग्री शिफ्ट करने में कामयाब हो गया है। मुल्क की इकोनॉमी को दरपेश चैलेंजेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है और उसको राइट ट्रैक पर ले जाने की कोशिश भी की जा रही है। हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बाद ग्रोथ की रफ्तार बढ़ जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं बढ़ सकी है। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए 5 और 10 साल टारगेट्स रखे गए और इन टारगेट्स तक पहुंचने के लिए ये पहला साल बहुत ज़्यादा अहम है। एक्सपोर्ट, ई पाकिस्तान, एनवायरमेंट, एनर्जी और इक्विटी पर मुश्तमिल 5 ईज फ्रेमवर्क पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान है। हुकूमत मईशत को एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए 5 सालों में $60 अरब का हदफ रखा गया है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $32 अरब से थोड़ी ज्यादा रही, यानी हर साल हमें $6 अरब की एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तब जाकर इस बड़े हदफ को हासिल किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत की एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की पॉलिसी मुसलसल नाकाम हो रही है और इस नाकामी में सबसे ज्यादा बढ़ती हुई इंपोर्ट्स का किरदार है। इस वक्त मुल्क की मईशत इंपोर्ट लेड इकोनॉमी बन चुकी है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट में भी नुमाया इजाफा हो रहा है। करंट फिस्कल ईयर के इब्तदाई 2 माह के दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अपने सेट टारगेट के मुकाबले में कम रफ्तार से बढ़ रही है और सिर्फ $5.11 अरब तक ही पहुंच सकी है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी वाज़ेह तौर पर आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा। फिस्कल ईयर अभी सिर्फ शुरू हुआ है, लेकिन मुल्क में इस वक्त सैलाब से अरबों डॉलर्स का जो नुकसान हुआ है, इसकी वजह से इस साल अच्छे रिजल्ट हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। हुकूमत गुड FDI फ्रेमवर्क के तहत काम जरूर कर रही है, जिसकी मदद से हर गुजरते दिन के साथ मुल्की और फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद भी बहाल होता जा रहा है। बीजिंग में हुई बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज कंपनीज के साथ अरबों डॉलर्स के MOUs और जॉइंट वेंचर्स अगर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है और मुल्क में कारोबार करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में ग्लोबल थिंकिंग भी नेगेटिव से तब्दील होकर पॉजिटिव हो गई है। बढ़ती इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ मजीद बढ़ सकती है, जबकि सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ का भी अहम किरदार हो सकता है। IMF भी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से मुतमईन लग रहा है और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज और अप्रोच की तारीफ कुछ अरसे पहले कर चुका है, लेकिन IMF मुसलसल हुकूमत को अपने खर्चे कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने की एडवाइस करता रहा है और हुकूमत इसमें नाकाम रही है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 13,000 अरब टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा गया, जो कि बाद में एडजस्टमेंट के बावजूद भी हासिल ना किया जा सका। हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो टैक्स नेट में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे हैं, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट की बोरिंग बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इस वक्त डोमेस्टिक बोरिंग का बोझ है। 2 माह की टैक्स कलेक्शन के शॉर्टफॉल के बाद यह खदशा है कि करंट फिस्कल ईयर के आखिर में हुकूमत को बड़े फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की GDP का साइज तकरीबन $400 अरब के आसपास पहुंच चुका है, जिसे 10 साल में अगर $1,000 अरब तक ले जाने का हदफ पूरा करना है तो इस $1,000 अरब GDP के लिए $500 अरब की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, जिसके लिए हुकूमत ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। लेकिन इस कामयाबी में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत अहम होगा। अगर हम डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का किरदार रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस इंसेंटिव्स ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में ये सब कुछ कैसे होगा, एक्सपोर्ट्स में कैसे इजाफा मुमकिन हो सकेगा इस चैलेंजिंग सिचुएशन में, इस पर हम बात करेंगे। उवैस अशरफ साहब जो डायरेक्टर रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उवैस साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इब्तदाई 2 माह भी गुजरे फिस्कल ईयर के, $5 अरब की एक्सपोर्ट पर हम खड़े हैं। ये कैसे हम 4 से 5 साल में अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करेंगे, $60 अरब से ऊपर लेकर जाएंगे? देखिए, इसमें जो फर्स्ट स्टेप हमें लेना है कि जो शायद गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है कि हम वैल्यू एडेड की तरफ जा रहे हैं। टेक्सटाइल देखें तो उसमें सारी ग्रोथ जो है वो हमारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आ रही है। फिर इसी तरह ऑटोमोबाइल पॉलिसी जो आई थी उसमें कंपनीज को हमने इन्फोर्स किया था कि वो मेक श्योर करेंगी कि वो एक सर्टन जो अपनी क्वांटम है वो एक्सपोर्ट्स का करें। इस तरह पहले जो एक टैक्स बेनिफिट होता था कि आप एक्सपोर्ट्स करेंगे तो आपको एक कंसेशनरी टैक्स की मद में आपको एक तरह का टैक्स रिलीफ होता था, जो कि पिछले बजट में गवर्नमेंट ने नॉर्मलाइज कर दिया। अब एक्सपोर्टर भी उसी तरह से टैक्स हो रहे हैं जिस तरह से लोकल बिजनेसेस हो रहे हैं। लेकिन जो उसमें से अच्छी बात यह है कि जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसका जो विंडो है गवर्नमेंट ने अभी भी ओपन रखा है। तो इसका एक क्लियर कट इंडिकेशन ये है कि गवर्नमेंट का जो सारा फोकस जो है वो IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के ऊपर है, जो कि अभी जो है अगर हम नंबर्स देखें तो 3.5 बिलियन है, तो इतना बड़ा नंबर नहीं है। ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट्स का भी पैरामीटर देखें अपना,
जो कि तकरीबन 40 बिलियन के करीब है, तो उसमें भी एक ये छोटा चंक है। लेकिन इसमें जो ग्रोथ है वो आपकी 25 से 30% की हम एनुअल ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। तो क्लियर कट तो अभी यही लग रहा है। फिर रेकोडेक की एक्सपोर्ट्स आएंगी, वो भी आपका माइनिंग सेक्टर में, इस तरह दूसरी कंपनी भी आएंगी। तो गवर्नमेंट का जो अभी नियर टर्म में फोकस है वो यही है कि माइनिंग सेक्टर के थ्रू बढ़ाया जाए और टेक्सटाइल की वैल्यू एडेड से बढ़ाया जाए और आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस किया जाए। ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। तो उम्मीद यही की जाती है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हम एक ख्वातर ख्वाह अपने, जब रेकोडेक आ जाएगा हमारा ऑनलाइन, दूसरे माइनिंग वाले बिजनेस आ जाएंगे, तो उसके साथ साथ होगा ये भी कि जैसे आपने देखा कि कोल की माइनिंग पाकिस्तान में शुरू हुई, एक अल्फा जनरेशन हुई जिसने कि एक्सपोर्ट जब हमारे लिए महंगी हो गई, $400 पे हमारे लिए कोल दरामद करना फीजिबल नहीं था, तो हम लोकल माइनिंग पे गए, अफगानिस्तान से इंपोर्ट पे गए। तो हम अब काफ़ी हद तक अपना जो पोर्शन है वो लोकल और अफगान कोल के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, जो एक चीपर और एक कह लें कि कंसिस्टेंट सप्लाई चेन के हवाले से भी हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वैसा तो सिर्फ ना कि जो 2 सेक्टर्स हैं पे काम हो रहा है, माइनिंग, एक माइनिंग सेक्टर के ऊपर भी हमें मिल रहा है। वैसा माइनिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा हमने डिपेंडेंसी नहीं शो कर दी है कि अब 3 साल 2.5 साल बाद जब माइनिंग सेक्टर हमें प्रोडक्शन देगा, जब वो एक्सपोर्ट शुरू होंगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ेंगे। आईटी सेक्टर में एक नया बूम आएगा तो फिर हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ेंगे। जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, उस पर हमारा क्या रिसेंटली फोकस कुछ कम होता जा रहा है? देखिए, टेक्सटाइल में जो है आपका शुरू से ही फोकस रहा, आपने उसके ऊपर जब से पाकिस्तान बना है तब से ही हमने एक इन्वेस्टमेंट किए रखी उसके ऊपर। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी। हमारी तकरीबन जो कॉटन की प्रोडक्शन थी वो 15 मिलियन बेल्स के करीब थी, लेकिन वो स्लो एंड ग्रेजुअली कम होती गई। अब वो कम हो गई, इतनी कम हो गई है कि उसकी भी आधी रह गई है। तकरीबन 6 से 7 मिलियन बेल्स हम जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो उससे हम वैल्यू जनरेशन तो अब उतनी ही कर रहे हैं, तकरीबन 17-18 बिलियन की हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, जो कि ज़्यादातर वैल्यू एडेड में। तो उसके लिए हमें कॉटन इंपोर्ट भी करनी पड़ती है और कुछ हम उसको एज अ मिक्स मैच भी चलाते हैं कि हम पुराना कपड़ा इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको रिसाइकल करके उसको भी इस्तेमाल के अंदर लेकर आते हैं। तो टेक्सटाइल के ऊपर तो हमारा फोकस रहा ही शुरू से, लेकिन ये जो रॉ मटेरियल की अब सिर्फ हमारे पास एक ही प्ले उसमें रह गया है जो कि लेबर कॉस्ट का है। वो आपको बांग्लादेश भी प्ले दे रहा है, वो आपको अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी दे रही हैं। तो बेहतर ये है कि अब बजाय इसके कि उस पर फोकस करें, आप दूसरे एवेन्यूज की तरफ जाएं जिनमें आपके कंपेटिटर्स कम हैं। सही। और वैसा जो रीसेंट सिचुएशन है इस वक्त, जो फ्लड ने हमारी एग्रीकल्चर को अफेक्ट किया है, तो अब ये कितना डैमेज करेगा इन नंबर्स को और इससे अब आने वाले दिनों में कैसे रिकवरी मुमकिन हो सकेगी? देखिए, अभी तक जो नंबर एनडीएमए ने शेयर किए हैं वो कोई इतने डिस्करेजिंग नंबर्स नहीं है। अगर हम 2022 के फ्लड के क्वांटम को देखें, अगर हम एग्रीकल्चर एरिया के लैंड को देखें, तो 2024 के अंदर तकरीबन 4.4 बिलियन आप कह लें कि एकर्स ऐसी ज़मीन थी जो कि मुतासिर हुई। जो इस साल सिर्फ प्रोजेक्शन ये है कि 60,000 एकड़ ऐसा एग्रीकल्चर लैंड है, मेनली जो रिवर बेल्ट्स के करीब है, जो कि इससे अफेक्ट हुआ है। तो इससे एक पिछली दफ़ा से हमें डिफरेंस ये भी समझने की ज़रूरत है कि पिछली दफ़ा जो लॉस हुआ था हमें, वो हमें पंजनन से नीचे लेके जितनी भी हमारी बेल्ट है वो सारी इफेक्ट हुई, जो कि मेन एग्रीकल्चर एरिया है। और फिर वो वहाँ पे पानी भी तकरीबन महीना से 2 महीने खड़ा रहा, तो जिसकी वजह से ज़्यादा आपको सॉइल एरोजन भी होती है और दूसरे जो क्रॉप खड़ी होती है आपकी उसको भी लॉस होता है। तो दिस टाइम अराउंड आपके जो नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान है, जो कि सियालकोट नारोवाल का रीजन है, उधर आपकी ज़्यादा बारिशें हैं। उधर अच्छी चीज़ ये है कि आपका पानी जल्दी निकल जाता है। जो आपका क्रॉप का लॉस भी है वो ज़्यादातर आपका, अगर लेट से कि हम बासमती वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उन एरियाज से, तो आपका बासमती को हिट हो सकती है जो कि 20% 30% हो सकती है, जो कि ओवरऑल अगर हम राइस एक्सपोर्ट्स भी देखें तो उसके अंदर भी उसका क्वांटम अगर 20% भी हम लॉस लगाएं तो कोई तकरीबन $130-140 मिलियन बनता है। सही।
लेकिन वैसे चले जो हमारी एक्सपोर्ट है शायद उसको बहुत ज़्यादा डैमेज ना करें उसके नंबर्स को, लेकिन जो हमारी लोकल इन्फ्लेशन है वो बड़ी हिट हो सकती है बड़ी हद तक, चूँकि बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स और उनकी क्रॉप्स को जो है नुकसान हुआ है। जी, इसमें भी हमारी असेसमेंट ये है कि जो प्राइसेस एक नी जर्क आएगा कि कुछ सप्लाई एंड डिमांड की सिचुएशन भी थोड़ा सा होती है डिस्टॉर्ट, उसकी वजह से जो प्राइसेस ऊपर गई हैं वो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट 30 to 40 डेज में आपकी दोबारा से उन्हीं लेवल्स के ऊपर आ जाएंगी। अच्छा, तो अगर इसी तरह से होता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये आने वाले महीने सितंबर है उसमें इन्फ्लेशन आपकी तकरीबन 5.5 से लेके 6% के दरमियान में रह सकती है। लेकिन वो ग्रेजुअली अगर 5.5 और 6% का नंबर आता भी है और मीन रिवर्जन आपकी जो प्राइसेस हैं वो दोबारा से नॉर्मलाइज होती हैं, तो एनुअल आपका जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो फिर भी आपका जो SBP का बैंड है 5 to 7% उसके लोअर एंड पर ही होगा। कोई इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है अभी, अनटिल और अनलेस आप जो वीट का सिनेरियो क्रिएट हुआ है गवर्नमेंट उस पर रेगुलेटरी तरीके से उसको प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसको लॉस नहीं हुआ है तो प्राइस क्यों आपकी सेकेंडरी मार्केट में बढ़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैस अशरफ साहब, डायरेक्टर रिसर्च AKD सिक्योरिटीज हमारे साथ मौजूद हैं। सुनिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। 60 किलोमीटर से ज़ायद तवील कोस्ट लाइन पर वाक़ शहर गवादर की इंपॉर्टेंस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आलमी माहिरीन गवादर को आने वाले वक्त में पाकिस्तान समेत चाइना, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए अहम ट्रेड रूट के तौर पर देख रहे हैं। CPEC और गवादर पोर्ट पाकिस्तान और चाइना के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जिनके जरिए दुनिया के लिए ट्रेड के नए रास्ते खुल रहे हैं। गवादर और गवादर पोर्ट पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जियोग्राफिकली गवादर पोर्ट अहम तरीन मकाम पर वाक़ है जो कराची से तकरीबन 500 किलोमीटर, ईरान के बॉर्डर से 120 किलोमीटर और ओमान से तकरीबन 380 किलोमीटर के फासले पर है। डीप सी गवादर पोर्ट 2007 में मुकम्मल हुई थी जिसे तकरीबन $250 मिलियन की लागत से तामीर किया गया था और साल 2013 में गवादर पोर्ट को चाइनीज कंपनी को दिया गया था। गवादर पोर्ट की एक खास बात यह भी है कि यह पोर्ट ऑयल की ग्लोबल ट्रेडिंग के मरकज में मौजूद है। 21 मिलियन बैरल ऑयल रोजाना गवादर के सामने से गुजरता है। अब यह सालाना पेट्रोलियम कार्गो का 21% बनता है, जबकि LNG कार्गो का 20% भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। गवादर बतौर बिजनेस हब भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी गवादर के पास से ही तामीर होना है। ये कॉरिडोर 7200 किलोमीटर तवील है और ये कॉरिडोर हर साल 20 मिलियन कार्गो को हैंडल करने की सलाहियत रखता है। यूरोप तक तिजारती सामान आधे वक्त और 30% कम कॉस्ट के साथ पहुंचाया जा सकता है। हुकूमत ने गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइज करने के लिए कई बार इरादा किया, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो सका है। तकरीबन 7 माह पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद गवादर पोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए वफाकी वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील देने की हिदायत की थी। इससे कबल वफाकी हुकूमत मुल्की सरकारी इंपोर्ट का 50% गवादर पोर्ट के जरिए लाने का फैसला कर चुकी है, लेकिन उस पर भी कोई खास डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो सकी है। गवादर पोर्ट पर इस वक्त 2 बड़े वेसल्स लंगर अंदाज हो सकते हैं और 2045 तक यानी अगले 20 साल में गवादर पोर्ट के पोटेंशियल को 150 बड़े वेसल्स तक बढ़ाया जा सकता है। गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन से सालाना तकरीबन $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बीजिंग में अभी हमने देखा बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तानी ग्रुप और चाइनीज कंपनीज के दरमियान एक जॉइंट वेंचर हुआ और $12 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से अब जो फिश मील प्रोसेसिंग प्लांट है वो गवादर में लगाया जाएगा, जो इस बात का सबूत है कि प्राइवेट सेक्टर को गवादर की माशी अहमियत का अंदाजा है, लेकिन हुकूमती पॉलिसी इंसेंटिव्स कहाँ गायब हैं ये समझ से बालातर है। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब ने भी कुछ अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी गवादर की माशी अहमियत को उजागर किया है और इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत को अब संजीदा होना चाहिए, खासतौर पर इंसेंटिव्स के मामले में। अब ये जो $45 अरब में से गवादर के हिस्से में सिर्फ $80 करोड़ आए, इसकी क्या वजूहत हैं, मुस्तकबिल की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, अब तक जो लेकनेस है वो क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। अफान कुरैशी साहब कन्वीनर है आबाद गवादर चैप्टर के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफान साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये गवादर में जो ये सब कुछ होना था, ये गेम चेंजिंग किरदार इसको पिछले 10 साल में अदा करना था, क्यों अभी तक अदा नहीं कर सके? देखिए, हमारी हुकूमत ने हमेशा इसको कहा है कि CPEC के माथे का झूमर है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जैसे कि आपने तारुफ में बताया कि ये बैर हरमस के साथ मौजूद है जहाँ से सारी ऑयल ट्रेड होती है। सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगा ना, वो है सिर्फ आज अगर गवादर पीछे तो वो हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ, यानी हुकूमत ने आज तक ना वफाकी हुकूमत ने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी गवादर के लिए दी, ना सूबाई हुकूमत उसमें कुछ बनाने में कामयाब हुई। सैकड़ों दफ़ा बिजनेस प्लान डिस्कस हुए, लेकिन कोई बिजनेस प्लान आज तक मंजर आम पे नहीं आया।
गवादर बेसिकली बुनियादी तौर पे जब शुरू किया गया था तो वो स्मार्ट पोर्ट सिटी का एक मकसद, यानी जो एक विजन था वो स्मार्ट पोर्ट सिटी वाला था। स्मार्ट पोर्ट सिटीज़ कहीं पर भी दुनिया में बनती हैं, वहाँ टैक्स इंसेंटिव दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। अगर आपने वहाँ पर नई सनतकारी करनी है, नई सनतों का क़याम करना है, पोर्ट को चलाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, टूरिज़्म को प्रमोट करना है, तो आपको अल्टीमेटली आपको टैक्स इंसेंटिव देना पड़ेगा। सही। गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट चाइनीज़ की भी डिमांड है, जो कि मास्टर प्लान में मेंशन है कि इसको गवादर को स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट किया जाए, GSED। सूबाई हुकूमत 4 जुलाई 2023 को इसको बाकायदा नोटिफिकेशन इसका जारी कर चुकी है, जो कि उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब सरमायाकार जाना चाहता है गवादर। सरमायाकार जो है वो 2005 से और 2004 से इंगेज है गवादर के साथ। पाकिस्तानियों की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खतीर रकम वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन वो हर शख्स जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का इंतज़ार कर रहा है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी दे दे, कोई बिज़नेस प्लान दे दे। कहीं पर भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो एक डिटेल प्लान दिया जाता है अपने सरमायाकारों को भी, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को भी। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो अरबाब साहब जो मसला है ना, कहीं पर भी जब इस टाइप की डेवलपमेंट होती है और आप कोई एक नया सिटी बनाने जा रहे होते हैं, तो वहाँ की जो लोकल आबादी होती है ना, आप उसको सबसे पहले जो है उसकी ज़िंदगी को जो है ना बेहतर करते हैं। वहाँ पर जो माहीगीरों के मसाइल थे वो आज तक वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा। जो तालीम के मसाइल थे वो आज तक वैसे के वैसे ही हैं। जो हेल्थ के मसाइल थे वो आज तक वैसे के वैसे ही हैं। कुछ हॉस्पिटल्स बन गए चाइनीज़ ग्रांट पे, कुछ गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन जो एक स्मार्ट मॉडल होना चाहिए ना, जो एक आपको एक तरक्की स्पीड से होती हुई नज़र आनी चाहिए, वो कहीं नहीं नज़र आ रही है। तो अफान साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद 7 माह पहले वज़ीर प्लानिंग को हिदायत कर दी, उनको लीडरशिप दे दी। इन 7 महीनों में क्या हुआ? ये कोई स्मार्ट सिटी का कोई विजन नज़र आया? कहीं कोई टैक्स फ्री जोन की कोई पॉलिसी आई? मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कई दफ़ा गवादर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ऐलानात किए। मेरा ख्याल उनकी तवज्जो भी रहती है गवादर पे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने फिलफोर दौरा भी किया गवादर का, और आज भी मीटिंग्स में वो गवादर को डिस्कस करते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि डिस्कशन ये गुज़िश्ता 20 सालों से सिर्फ कागज़ों पे ही डिस्कशन हो रही है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे ही डिस्कशन हो रही है, ग्राउंड पे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रहा। आज मास्टर प्लान बने हुए भी 2019 सितंबर में मास्टर प्लान फाइनलाइज हुआ है। 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। जो उसका फेज़ 1 था, उसके 3 फेजेस थे, 1, 2, 3। फेज़ 1 में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काम करना था, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, मे बी आई एम रॉन्ग, कि कोई 20% भी काम हमारी तरफ से नहीं हुआ। जो चाइनीज़ ने काम करना था, एयरपोर्ट उन्होंने बना दिया, वोकेशनल सेंटर उन्होंने बना दिया, पोर्ट उनकी तरफ से ऑपरेशनल है। हमारे यहाँ इशूज़ हैं कि कभी कस्टम का मसला है, कभी किसी और चीज़ का मसला है। चाइनीज़ एक फ्री जोन वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये एयरपोर्ट अभी आपने चूंकि जिक्र किया, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी फिलहाल नहीं है, वो जो हसन बख्शी साहब ने भी कहा था, कम से कम लोकल फ्लाइट्स तो उस पर ऑपरेशनल किया जा सकता है उसको के जरिए। उसमें नाइट विजन भी है, रात में भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। हमारी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको भी कई बार कहा गया। अभी हमने थोड़े दिन पहले आबाद ने प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त भी लिखा कि कोई आप कनेक्टिविटी इस तरीके की बहाल करें कि इस्लामाबाद से, लाहौर से, मुल्क के दीगर बड़े शहरों से लोग आसानी से आ सकें। सबसे बड़ा चैलेंज है पंजाब के या किसी खित्ते के लोगों को वहाँ ट्रैवल करना, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर भी कोई खातिर खां जो है वो कोई इक़दाम नहीं किए जाते और कोई फ़्लाइट नहीं। वो एक ATR चलता है और वो ATR भी मोस्टली कैंसिल हो जाता है, हफ्ते में एक दफ़ा होता है। और मज़े की बात यह है कि इस्लामाबाद की टिकट सस्ती है और गवादर की टिकट महंगी है। अच्छा। और इतनी महंगी है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे हल होंगी, ये मैं और आप हल नहीं कर सकते हैं। मैं और आप साथ देने को तैयार हैं गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट अगर कोई एक कदम आगे बढ़ाएगी तो हम 10 बढ़ाएंगे। अच्छा, पोर्ट का तो अभी हमने जो पोटेंशियल बताया, ये सबके सामने है कि इस तरह दुनिया इस वक्त ब्लू इकोनॉमी पर फोकस किए हुए है। यहाँ भी 5-6 साल से बहुत ज़्यादा ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है। तो अगर तीसरे पोर्ट को हम ऑपरेशनल करते हैं तो ये इससे 10-12 अरब डॉलर का इजाफी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जिसकी अभी बड़ी ज़रूरत है हमारे मुल्क को। देखें, वो पोर्ट रेडी है, वो रूट रेडी है, यानी जो आप कराची से गवादर तक जो कोस्टल हाईवे है उस पर बहुत इजीली मूवमेंट हो सकती है किसी भी चीज़ की। लेकिन मालूम नहीं कि क्या वजूहात हैं और क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है कि चाइनीज़ जो कंपनी है वहाँ पे कोपैक, वो लोग भी परेशान हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी परेशान है कि इस पर काम होगा तो क्यों, कब शुरू होगा। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट टाइम भी कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो इम्पोर्ट है, जो गवर्नमेंट की जो अपनी जैसे यूरिया मंगाते हैं या वीट मंगाते हैं, वो वहाँ पर गवादर आया करेगी।
वो भी कुछ उसमें जो है वो जहाज़ लगे और उसके बाद से वो फिर सन्नाटा है बिल्कुल। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर साल के 365 दिन में से अगर 10 दिन वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो पोर्ट आपको कमा के नहीं दे सकता। हमने तो बारहा ये कहा कि वफाकी गवर्नमेंट इसके खर्चे उठाती है, इसको फ्री पोर्ट करें, इस पर कोई इंसेंटिव दे दें, इस टाइप का कोई इंसेंटिव दे दें कि किसी एक जो इंपोर्टर कराची में कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, अगर वो गवादर के थ्रू इंपोर्ट करता है तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट हो, तो कम से कम गवादर पोर्ट के अखराजात गवादर पोर्ट खुद उठाना शुरू कर देगा। और जो यहाँ का हमारा जो इंपोर्टर है, जो सनतकार है, वो अपना रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना शुरू करेगा और एक्सपोर्टर भी उस तरफ जाना शुरू कर देगा। तो जब तक एक्सपोर्टर्स का उस तरफ रुझान पैदा नहीं हो रहा, शायद इसलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट। देखें, हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इम्पोर्ट पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इंपोर्ट पे टैक्सेस को कुछ रिलीफ इस तरीके का मिलेगा कि किसी इंपोर्टर को फ़ायदा होगा, तो वही वेसल जो है वो एक्सपोर्ट भी कर लेगा, वही वेसल जो है वो यहाँ से सामान भी ले जाएगा। एक्सपोर्टर बिल्कुल काम कर लेगा, एक्सपोर्टर तैयार है काम करने को, लेकिन इंपोर्ट तो शुरू हो पहले वहाँ पे। आपके साथ ईरान बॉर्डर लगा हुआ है, 250 बॉर्डर है, उस पर ट्रेडिंग हो रही है, जो भी आइटम्स जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक उस साइड पर बॉर्डर ट्रेड मार्केट बन चुकी है। हमारे यहाँ सिर्फ प्लानिंग में, हमारे यहाँ सिर्फ वो एक चटियल मैदान पड़ा हुआ है और लोगों को अंदाजे के तौर पर पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये हमारा एक जोन बनने जा रहा है, फ्री जोन बनने जा रहा है, एक बॉर्डर ट्रेड मार्केट बनने जा रही है। काम कोई भी नहीं है वहाँ पे। सबसे बुनियादी चीज़ कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं है, तो काम कैसे करेंगे आप? और ये जो ट्रॉलर्स या बड़े बड़े लोडर्स अगर वहाँ इंपोर्ट का सामान ऑफलोड करने जाएंगे, वो शहरों तक लाएंगे, तो एक ट्रैक एक जगह उनको भी खाली जाना पड़ेगा, वो कॉस्ट डबल होने का बिल्कुल ना। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शुरू करनी पड़ेंगी। अगर आप कोई एक चीज़ शुरू करते हैं तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा किसी सूरत भी, वो फिर कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। गवर्नमेंट के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अरबाब साहब, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन बस पता नहीं क्यों कि अदम तवज्जो का शिकार है। अभी चाइना में जो कॉन्फ्रेंस हुई, आप देखें अभी ये B2B, उसमें ये जो अभी $12 मिलियन का एक फिश मील प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं ये कंपनी, तो ये प्राइवेट कंपनीज को अंदाजा है इसकी अहमियत का, चाइनीज कंपनीज को है, पाकिस्तान की प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो आ रहे हैं, तो फिर पता नहीं गवर्नमेंट क्यों आंखें बंद करके बैठी हुई है। मैं आपको इंडस्ट्री के हवाले से बताऊं, फिश इंडस्ट्री के हवाले से गवादर शहर में जो लोकल्स की इंडस्ट्री हैं वो अच्छी खासी हैं, तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा हैं। अब मसला ये है कि एक इंडस्ट्रियल जोन भी बना हुआ है वहाँ पे, जिसको जीडा कहते हैं, वो भी गवर्नमेंट का है। वहाँ पर बिजली भी जो है वो अवेलेबल है, उनका अलग से ग्रेड है। अगर थोड़ा सा उनको इंसेंटिवाइज कर दिया जाए, इंसेंटिव दे दिया जाए बिजली की मद में उन लोकल फिश इंडस्ट्रीज़ को, तो कम से कम वो इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। फिशरीज़ को तबाह किया हुआ है, ट्रॉलिंग नहीं कंट्रोल होकर देती किसी सूरत भी, बेतहाशा ट्रॉलिंग है, और उस ट्रॉलिंग से जो लोकल माहीगीर है वो बेइंतहा तंग है। जैसे सिंध का समंदर बांझ हो गया, अभी बलूचिस्तान का समंदर में भी यही हो रहा है, और उस पर भी कोई गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की होती हैं अक्सर, फिशरीज डिपार्टमेंट इस वक्त एक्टिव हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए वो तरीक़ेकार नहीं है। बिजली, अब देखें स्मार्ट पोर्ट सिटी आप बनाने जा रहे हैं, जो बुनियादी ज़रूरत है बिजली और पानी, ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। डैम्स कनेक्टेड हैं आपके, जो डैम कनेक्ट है वहाँ से पानी नहीं आ रहा, जो कनेक्ट सही से बेहतर तरीके से हुआ है उसमें पानी है ही नहीं। बिजली ईरान से ले रहे हैं, नेशनल ग्रिड से आप कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन कम इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिल रही, लोड शेडिंग। अब मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मज़े की, कि इतना बड़ा स्मार्ट पोर्ट सिटी है, वहाँ जो कैस्को का अमला है, 4 लाइनमैन है, वही बिल भी तकसीम करते हैं, और एक गाड़ी है उनके पास, तो आप कैसे बनाएंगे स्मार्ट पोर्ट सिटी? तो अफान साहब, ये अब आबाद के प्लेटफॉर्म से अभी आने वाले दिनों में अगर हुकूमत थोड़ी दिलचस्पी शो करती है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हो सकता है, या एक्टिविटी कितनी जनरेट हो सकती है? देखें जी, 105 के करीब गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाउसिंग स्कीम्स की NOCs दी हुई हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं। अगर गवर्नमेंट अपना हाथ बढ़ाती है, अगर गवर्नमेंट आउटर डेवलपमेंट शुरू करने जाती है और थोड़ा सा इंसेंटिव कोई मिलता है किसी इन्वेस्टर को, सरमायाकार को, कोई टैक्स में एग्जाम्पशन मिलती है, कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में एग्जाम्पशन मिलती है, तो दोनों लोग पैरेलल काम शुरू कर देंगे। यानी हम प्राइवेट सेक्टर भी अपनी डेवलपमेंट का आगाज़ कर देंगे और गवर्नमेंट अपनी डेवलपमेट का आगाज़ कर दे, लेकिन ये दोनों चीज़ें मशरूत हैं इंसेंटिव से। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव नहीं आएगा, जब तक कोई चीज़ मेरे हिसाब से बेहतर होती नज़र नहीं आती। सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर है, गवादर की बहुत बेहतर हो गई, यानी ओवरऑल बलूचिस्तान में जो हालात हैं उससे
यानी ये समझ लें कि 80% बेहतर है। वहाँ कोई इस टाइप की चीज़ें नहीं है, कोस्टल हाईवे बहुत सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब यानी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई इशू नहीं है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस वक्त है, अगर करना है तो वो गवर्नमेंट ने करना है, इंसेंटिव्स देने हैं बस। देखें इस वक्त अब जो इस वक्त की जो पोजीशन है ना, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ही जो डिसीजंस है ना वो पेंडिंग है। गवर्नमेंट अपने डिसीजंस दे ले और ग्राउंड पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आना शुरू हो जाए। तो प्राइवेट सेक्टर हर दौर में आपको पता है कि जो है वो कदम बढ़ा लेता है और वो इंशाल्लाह करेंगे काम। चले, उम्मीद है कि आपकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचे और इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद हो। बहुत शुक्रिया अफान कुरैशी साहब, कन्वीनर आबाद गवादर चैप्टर हमारे साथ लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू है जिस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब हुकूमत को रिलीफ कैसे पहुंचाना है, इस वक्त इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया जा रहा है। और सबसे पहले रिलीफ का ऐलान जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया वो बिजली के बिलों की मद में और अब इस पर IMF के साथ भी मामलात को बेहतर तरीके से डील करने की उन्होंने बात की है। अब हुकूमत के लिए पिछले कुछ सालों से ख़ास तौर पर जो एनर्जी प्राइसेस हैं पूरे मुल्क के लिए वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही हैं और इस एक शोबे में पाकिस्तान बहुत मुश्किलात का शिकार भी रहा है। तो एक बहुत बड़ी तादाद में लाखों लोगों को ये रिलीफ देने का फ़ैसला जो हुकूमती सतह पर हुआ है, अब इससे हमारे इस शोबे के मज़ीद कितने चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान के पास कितना फिस्कल स्पेस है इन सब मामलात को डील करने के लिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खालिद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो खालिद साहब, ये जो ज़ाहिर है हमारा एनर्जी टैरिफ का मामला है, इसको हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं इस पर। अब ये सैलाब एक ऐसी आफत है कि जिसमें आवाम को रिलीफ भी देना है और लाखों की तादाद में लोग इससे मुतासर भी हैं। सबके जब बिजली के बिल माफ़ होंगे, जो कि बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत की जानिब से, तो इसका जो बोझ है वो दीगर कंज्यूमर्स पर आएगा या हुकूमत उसको अपने एंड से मैनेज कर सकेगी बेहतर तरीके से? ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो सैलाब की वजह से जो कुदरती आफत है, इसका जो बोझ है वो किस पे आता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा। लेकिन एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वो ये कि जिस एरिया में सैलाब आया है, जिस इलाके में, वो पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल हब था। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को इस एस्पेक्ट में भी देखना है कि इसके आइंदा कुछ महीनों में जो मईशत पे असरात हैं वो क्या होंगे। तो उसके लिए एक बड़ा मुस्बत कदम है कि आप उन लोगों को जो है वो फ्लड इफेक्टीज को जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें। बिजली के बिलों को माफ़ करने की मद तक जो बात हुई है वो एक खुशाइंद कदम है। लेकिन इस चीज़ को ये देखना होगा कि क्या जो IMF का रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, जैसे कार्बन लेवी हुकूमत वसूल करती रही है कार्बन टैक्स के नाम पे, क्या उस पैसे को रिसाइकल किया जाएगा? असूलन तो यही करना चाहिए कि जो आपने कार्बन टैक्सेशन की मद में कार्बन लेवी यूज किया उसको रिसाइकल किया जाए और इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। रिलीफ प्रोवाइड करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब ये एक हकीकत बन चुकी है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसके इम्पैक्ट्स मईशत पे आते हैं। इसी वजह से आपका जो IMF है, IMF ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के साथ पाकिस्तान को एक और प्रोग्राम दिया रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के नाम से, और उसका मकसद ही ये है कि जो क्लाइमेट के मैक्रो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं कि अगर सैलाब आता है या कोई भी कुदरती आफत आती है, उसका जो GDP पे इम्पैक्ट है, पाकिस्तान की इनकम पे इम्पैक्ट है, उसको कम से कम किया जा सके। तो आई थिंक उस चीज़ को यूज़ करते हुए, उस फैसिलिटी को यूज़ करते हुए हुकूमत जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकती है। एक चीज़ नहीं करनी चाहिए हुकूमत को कि इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे कंज्यूमर्स पे डालें, क्योंकि राइट नाउ पाकिस्तान में पहले से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बड़ी ज़्यादा हैं। तो अगर इसका इम्पैक्ट डाला जाता है दूसरे कंज्यूमर्स पे तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और कम होगी और अगेन लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ जाएंगे। और साहब, अभी इस सिचुएशन के नतीजे में भी जो डिमांड में अच्छी खासी कमी आई है, अब इसको भी कैसे मैनेज किया जाएगा? चूँकि बहुत तवील अरसे से हम भी बात करें कि जितनी डिमांड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा रेट को मैनेज करने में, टैरिफ को मैनेज करने में आसानी होगी, लेकिन अब ये डिमांड जो ऑटोमेटिकली कम हुई है, अब इसकी वजह से भी टैरिफ पर कोई असरात पड़ सकते हैं? जी देखें, एक तो ये कि डिमांड कम होगी, दूसरा ये कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डिस्ट्रॉय हुआ, काफ़ी इफेक्ट हुआ है सैलाब की वजह से, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो कुछ कम हुई है आपके रिनेगोशिएशंस की वजह से, तो उसका बेनिफिट जो है वो पहुंचाया जा सकता है। और दूसरा जो आपकी मईशत संभली है पिछले कुछ अरसे में, उसकी वजह से आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है, आपका इंटरेस्ट रेट स्टेबल है,
कम हुआ है, तो उसका भी बेनिफिट जो है वो कुछ है। तो कुशन अवेलेबल है कि हुकूमत जो है वो रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ये रिलीफ जो है वो थोड़ा सा सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है जो कि काफी सारे मुल्कों में अडॉप्ट भी किया गया है, जहाँ पे फ्लड्स फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं, वहां पे जो अफेक्टेड हाउस होल्ड्स हैं उनको सोलर पैनल दिए जाते हैं, ताकि वो इस तरह की नागहानी आफात में वो ग्रिड पे रिलाई ना करें, उनके पास एक अल्टरनेट सोर्स हो जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज कर सकें। तो ये आपकी जो क्लाइमेट एडेप्टेशन है उसके लिए भी एक बड़ा अच्छा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है सोलर पैनल्स का। तो हुकूमत को थोड़ा सा उस नहज पे भी सोचना है, एक तो ये कि रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, और दूसरा ये कि ये चूंकि फ्लड प्रॉन एरियाज हैं जहाँ पे फ्यूचर में भी खदशा है कि फ्लड्स आते रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ क्लाइमेट एडेप्टेशन को, क्लाइमेट रेजिलियंस को साथ लेके चलते हुए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जब कुछ हफ्तों में विंटर सीजन का आगाज़ हो जाएगा तो उसमें तो ऑटोमेटिकली डिमांड घट जाती है और उसमें बिजली का इस्तेमाल ज़ाहिर है बहुत हद तक कम हो जाता है। तो अब इस चैलेंज को भी फिर ओवरकम गवर्नमेंट को कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर साल ही होता है, लेकिन ज़ाहिर है इस साल सिचुएशन कुछ डिफरेंट होगी। देखिए, विंटर का खदशा वाकई बड़ा ज्यादा है। पिछले 2022 के फ्लड्स में भी हमने देखा था कि जो पानी खड़ा रहा था वो विंटर तक एक्सटेंड कर गया था। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हुकूमत को ऑब्वियसली किसी एक इलेक्ट्रिसिटी पैकेज के तौर पे सामने आना चाहिए, ताकि एक तो ये कि चूंकि सर्दियों में आपने वजह कहा कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पहले ही कम होती है, आपको उसको बढ़ाना होता है, तो कोई एक विंटर पैकेज फ्लड इफेक्टीज के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए भी, ताकि लोग गैस से जो गैस का हीटिंग बिल है उसको कम करते हुए, चूंकि गैस का बहरान भी आ जाता है सर्दियों में, तो आप जो है वो हीटिंग पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे अपनी हीटिंग को कन्वर्ट कर लें। गीजर्स और आपके जो दीगर हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करके आप डिमांड को बढ़ा सकते हैं, खास तौर पे फ्लड एरियाज को। अगेन यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी होगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके, टारगेटेड इंटरवेंशंस के साथ, कि कहाँ पे फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, नकल मकानी किस तरफ हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो है, साथ में आपका जो ग्रिड की कवरेज है, वो इसमें एक बड़ा वायबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। और डॉक्टर साहब, पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में 2 साल में पावर सेक्टर में बहुत कोशिश की हुकूमत ने चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखने की, तो ये इस सिचुएशन में कोई बहरानी कैफियत तो नहीं पैदा होने जा रही, ओवरऑल सब अंडर कंट्रोल ही रहेगा? देखिए, जिस तरह से हुकूमत मुश्किल फैसले ले रही है पावर सेक्टर में, मुझे खुशी है कि कोई एक बुरानी कैफियत मैं आती नहीं देख रहा, अनलेस के कोई हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ ना जाएं। इंसेंटिव्स, चूंकि हमारे पास 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं IMF के, जिसमें डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग भी मौजूद है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से अपने रिसोर्सेज से इस वाले सैलाब को टैकल कर सकता है, लेकिन अगेन चूंकि हमारा कंट्रीब्यूशन बड़ा कम है CO2 इमिशंस में, लेकिन स्टिल वी आर द टॉप मोस्ट कंट्री जो कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होता है। ग्लोबल नॉर्थ को भी इस कैफियत को समझना होगा, इस सिचुएशन को समझना होगा, और जो आपका क्लाइमेट फाइनेंस है वो फ्लो करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ। और तीसरी चीज ये कि हुकूमत को प्लानिंग अब इस तरह से करनी है कि आप जो है वो आपके बिजनेसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, खास तौर पे आपका जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं। और तीसरी चीज, बड़ा अहम रोल होगा आपके जो सोलर ट्यूबवेल्स हैं इनका, क्योंकि एग्रीकल्चरल खित्ता था ये वाला, एग्रीकल्चरल इलाका था, ज़राअत बड़ी अहम यहाँ की मैशियत का हिस्सा है। तो किस तरह से हुकूमत एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट करती है थ्रू सोलर ट्यूबवेल्स और अदर सब्सिडीज, वो देखना होगा कि किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। अगेन इसमें क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके कम्युनिटी ओरिएंटेड जो है वो इंसेंटिव्स लेके आने होंगे, ताकि हम मैशियत को भी साथ साथ लेके चल सकें, कम्युनिटी की रेजिलियंस भी बिल्ड कर सकें और अपने पावर सेक्टर को भी ठीक कर सकें। और डॉक्टर साहब, एक ब्रीफ कमेंट लास्ट में इस पर भी कीजिएगा कि जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है अब उस पर भी बहुत तेज़ी के साथ काम को आगे बढ़ाना होगा, ताकि एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा सके, उनकी कैपेबिलिटीज़ पर भी काम हो सके। देखिए, एक चीज माननी होगी, बेशक हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, लेकिन जो रोल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रहा है फ्लड अफेक्टेड एरियाज में, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। उन्होंने बड़े कम अरसे में कम वसाइल के साथ इलेक्ट्रिसिटी को बहाल किया। चैलेंजेस बड़े थे, लेकिन अगेन हमें गवर्नमेंट ओन्ड मोनोपोलीज से जो आपके कंपेटिटिव बेस्ड प्राइवेटाइज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी तरफ जाना होगा। लेकिन अगेन इस चीज को जहन में रखते हुए कि ये किस तरह से आपस में कम्पीट करेंगी, तो क्या कंज्यूमर का फायदा होगा या कंज्यूमर का नुकसान हो रहा होगा, इस चीज को जहन में रखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ हुआ आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।